let's discuss photorespiration. Already we have discussed that C3 plants only have the property of photorespiration. C4 plant does not perform photorespiration. क्यों? C4 plant photorespiration क्यों नहीं करते? मैडम, yes. You changed something. Because there is only carboxylation in bundle sheet cells and in mesophyll cells also. There is PEP, that is a phosphoenol pyruvate. It has affinity with carbon, so it carbon dioxide. So it absorbs only carbon dioxide and not oxygen, and therefore no photorespiration takes place. So C3 प्लांट कार्बोक्सिलेशन ही परफॉर्म करते हैं. एक करेक्शन हम करना चाहेंगे कि रूबिस्को हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स CO2 देन O2. एक्चुअली दिस इज द मेन स्टेटमेंट. हम कल तक ऐसा थोड़ा सा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया था कि रूबिस्को को O2 से ज्यादा प्यार है. ऐसा नहीं है. रूबिस्को को CO2 से ही एफिनिटी है, पर कंडीशन है कि टेम्परेचर कम हो और CO2 का प्रोपोर्शन इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन ज्यादा हो, तब वो एफिनिटी ज्यादा रहेगी. पर अगर सपोज दैट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है तो रूबिस्को ज्यादा प्रेफरेंस CO2 को ही देगा. पर फिर भी कुछ मॉलिक्यूल ऑफ रूबिस्को अटैचेस देमसेल्फ विद ऑक्सीजन, ऐसा मान लेते हैं. तो जब वो कार्बोक्सिलेशन की जगह ऑक्सीजनेशन करवाएंगे, किसका? RuBP का, क्योंकि RuBP विल बी द CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट फॉर CO2 एक्सेप्टर. तो अगर RuBP कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नॉर्मल है और अच्छी तरह से हो जाएगी. उसमें कोई CO2 का लॉस नहीं होगा, यील्ड वगैरह सब बराबर रहेगा. पर अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे ट्रॉपिकल रीजन में ये कंडीशंस आएंगे, नॉन ट्रॉपिकल रीजन में ये टेम्परेचर कम होता है. तो ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में अगर टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, और हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाता है जनरली. तो अगर ऐसा हुआ तो rather than carboxylation, रूबिस्को will perform the function of oxygenation and RuBP will be oxidized rather than reduced. बात समझ में आई? सो RuBP जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीजन आएगा. तो RuBP के पास 5 कार्बन्स है. अरे भाई बराबर है क्या? राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट के पास 5 कार्बन है, बराबर है. तो अब CO2 अगर आ जाता तो 6 कार्बन अनस्टेबल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वगैरह वगैरह ये सब चालू हो जाता. पर अब O2 आ गया तो कार्बन तो नया नहीं है, तो 5 कार्बन के 5 कार्बन ही रहेंगे, कोई बढ़ना नहीं है. तो अब क्या हुआ कि RuBP जब ऑक्सीजन लेगा तो RuBP में जो 5 कार्बन है वो 3 और 2 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा. RuBP के पास जो 5 कार्बन है, अच्छी तरह से समझ लो, फोटो रेस्पिरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द नीट. RuBP के पास जो 5 कार्बन है वो ऑक्सीजन लेने के बाद रूबिस्को विल एक्ट एज ए ऑक्सीजनेज. वो ऑक्सीजन लेने के बाद 5 कार्बन के 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड और 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड ऐसा बन जाएगा. 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा जो केल्विन साइकिल परफॉर्म करने के लिए अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेगा. पर प्रॉब्लम क्या है? अभी ये 5 कार्बन हमारे पास थे, 5 कार्बन में से 3 कार्बन तो यूज हो गए ग्लूकोज सिंथेसिस में. 2 प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि ये 2 ग्लूकोज सिंथेसिस में कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं ना. अब ये 2 और 5 का रेशियो थोड़ा हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP लेते हैं. 2 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP से 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बना लेंगे. 2 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP यानी 10 कार्बन हो गए ना.
हमें रिएक्शन समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की जगह 2 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP कंसीडर कर लेंगे, तो 10 कार्बन हो गए। इन 10 कार्बन में से 6 कार्बन तो केल्विन साइकिल के लिए रेडी है, PGA बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ, तो उसकी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी क्या है कि 4 कार्बन लॉस हो गए, जो फोटोसिंथेसिस में नहीं हुआ था। फोटोसिंथेसिस में एक भी CO2 का लॉस नहीं हुआ था। यहाँ पे 10 कार्बन में से 6 कार्बन यूज हो रहे हैं और 4 कार्बन का लॉस हो रहा है। और अगर ऐसा होगा तो प्लांट मर जाएगा बेचारा, फूड बनवा नहीं पाएगा, रिडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, यील्डिंग जो है वो बराबर है क्या? अरे समझ रहे हैं क्या कंसेप्ट? समझ रहे हैं? इसको नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई ये अच्छी बात गंदी बात समझ लीजिए। हाँ, 6 कार्बन यूज हो गए, 4 कार्बन की परेशानी है अभी। अब प्लांट की क्या चिंता है कि साले ये 4 कार्बन जो जाने वाले हैं, इन 4 कार्बन को मैं कैसे बचाऊं? क्योंकि अगर चारों के चारों कार्बन चले जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस में एक्चुअली कोई ATP बनना नहीं है, NADPH2 बनना नहीं, कुछ भी बनना नहीं है। एक्चुअली ये वेस्ट प्रोसेस है, पर फिर भी इसमें ये जो 4 कार्बन जाने वाले हैं बाहर, उसमें से 3 कार्बन सेव करवा लेते हैं इस प्रोसेस में, तो जाएगा कितना सिर्फ, यानी एक्चुअली 25% ऑफ CO2 लॉस होगा। तो लॉस तो है, ATP नहीं बन रहा है, एनर्जी मॉलिक्यूल कोई बन नहीं रहा है, उसमें से उल्टा CO2 चला जा रहा है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस कौन सी है? वेस्ट प्रोसेस है। पर फिर भी इस प्रोसेस की मदद से क्या हो रहा है प्लांट में, जो ऑक्सीजन आया है, रूबिस को जो ऑक्सीजनेशन करवा रहा है, उससे जो लॉस होने वाला था CO2 का, तो 75% सेव हो गया है और 25% का ही लॉस हुआ। उतना ही थोड़ा अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात क्या है इसकी, फोटो रेस्पायरेशन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा की एनर्जी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, सनलाइट, एक्स्ट्रा की जो लाइट एनर्जी आ रही है, अगर वो क्लोरोफिल ए तक पहुंच गई तो क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाएगा, तो पूरा सत्यानाश, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, फिर फोटोसिंथेसिस का और ज्यादा लॉस होगा। क्लोरोफिल ए अगर नहीं रहेगा तो कन्वर्ट कौन करेगा? अरे समझ रहे कि नहीं? तो वो जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है फोटो रेस्पायरेशन में, वो एक्सेस ऑफ एनर्जी फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस करवाने में यूज हो जाती है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल बच जाता है। और क्लोरोफिल का इस तरह का डैमेज को हम फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन लेने के बाद जब क्लोरोफिल का कुछ प्रोसेस होगा तो वो फोटो ऑक्सीडेशन है, उससे वो डैमेज हो रहा है। तो फोटो रेस्पायरेशन सेव्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। आपको प्रोसेस समझ में आई? ओवरव्यू पूरा समझ गया? फोटो रेस्पायरेशन क्लियर हुआ? अगर हम नॉर्मल रेस्पायरेशन की बात करें तो हमारा जो नॉर्मल रेस्पायरेशन है, जो दुनिया के सारे सेल्स में होगा, बराबर है? अरे समझ रहे? फोटो रेस्पायरेशन जो है वो और नॉर्मल हमारा रेस्पायरेशन, इसमें क्या फर्क है कि फोटो रेस्पायरेशन ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में उस रूबिस्को से रिलेटेड है। हमारे इसमें जो रेस्पायरेशन है वैसा नहीं है। हमारा जो रेस्पायरेशन, उसके लिए लाइट की जरूरत है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिन में भी होगा रात में भी होगा। पर फिर भी हम जो नॉर्मल रेस्पायरेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डार्क रेस्पायरेशन। डार्क रेस्पायरेशन इसलिए क्योंकि उधर फोटो लग रहा है ना, फोटो रेस्पायरेशन आ रहा है ना, समझ रहे हैं? ये पॉइंट्स अच्छी तरह से माइंड में उतार लो। जो नॉर्मल हम रेस्पायरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज डार्क रेस्पायरेशन। और जो ये फोटो रेस्पायरेशन है, ये सिर्फ प्लांट में रूबिस्को एंजाइम के प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, उससे 25% लॉस होने वाला है। हमारा जो रेस्पायरेशन है, बात समझ रहे? फोटो रेस्पायरेशन के लिए 3 सेल्यूलर ऑर्गेनेल यूज हो रहे हैं मेसोफिल सेल के। क्लोरोप्लास्ट यूज हो रहे हैं, पेरोक्सिसोम यूज हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया यूज हो रहा है। सो फोटो रेस्पायरेशन में 3 ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? कोई परेशानी? देखो फिर से एक बार सिंपल वे से रिवाइज कर लेते हैं। हम एक्चुअली मैंने अभी तक का जो डिस्कशन किया ना, उसी पे लीड पे क्वेश्चन रहेगा। अगला डिस्कशन सिर्फ एक्सेस डिस्कशन है। अगला जो हम रिएक्शन लिखने वाले हैं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बट जस्ट वी हैव टू मेमोराइज इट प्रॉपरली, ताकि हम अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ जाए। अगला जो डिस्कशन हम करेंगे वो एनसीईआरटी में नहीं है। अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया उसी पे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे
कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों हुआ, हाई टेम्परेचर जोन, CO2 रिडक्शन, O2 इंक्रीज, रूबिस को एग्जैक्ट ऑक्सीजन खत्म विषय। RUBP का जो 5 कार्बन वाला मामला है वो 3 और 2 में डिवाइड हो गया, तो 3 तो PGA बन गया तो वो केल्विन साइकिल करवाएगा, पर जो 2 कार्बन है वो परेशानी में लाएगा। और 2 कार्बन वाला मामला है, ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन वाले कंपाउंड घूमते, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहा जाता है। C2 साइकिल बराबर है। जैसे हमने केल्विन साइकिल लिया तो केल्विन साइकिल इज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। केल्विन साइकिल इज, अरे भाई हम लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। केल्विन साइकिल जो है वो फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल है, जिसमें कार्बन को रिड्यूस या असिमिलेट किया जाता है, बराबर है। सो PCR साइकिल है केल्विन साइकिल। आई बात समझ में? PCR साइकिल, ठीक है ना। पर ये जो साइकिल है ना, ये फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, PCO साइकिल। डू नॉट राइट एनीथिंग, you just focus, these are very important and critical point, just listen properly. फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल या पाथवे जो है वो केल्विन साइकिल है। रूबिस को जब कार्बोक्सिलेशन करेगा तो PCR होगा, और रूबिस को अगर ऑक्सीजन लेगा तो PCO होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, C2 साइकिल होगा, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल होगा। क्या आपको समझ में आई बात? अरे भाई क्लियर हो रहा है? अब मोटा मोटा पहले हम इस साइकिल को लिख लेते हैं अच्छी तरह से। कैसे लिखना है ध्यान दो जरा। अभी क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। जैसे C4 पाथवे में 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ था, C4 पाथवे में और कैम्प पाथवे में 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ था ना। पहली बार किसने लिया था? पहला फिक्सेशन कौन करेगा? पेप करेगा, वेरी गुड। और दूसरा फिक्सेशन कौन करेगा? हाँ, पर कौन करेगा? ये जैसे पेप ने लिया CO2 तो दूसरे इसमें CO2 लेगा कौन? RUBP, गुड। इसका मतलब आपको कंसेप्ट अभी अच्छी तरह से ओके है, ठीक है ना। हे इमिजिएट ऐसा जो आन्सर आया ना, दॅट इज रिक्वायरमेंट इन द नीट. तुमचं परीक्षेला पेपर बघितल्याबरोबर क्वेश्चन बघितल्याबरोबर आन्सर टपकलं पाहिजे. तुम्ही विचार करत बसताय म्हणजे तुमचा पेपर व्यवस्थित होणारच नाही. एवढं परफेक्शन पाहिजे की क्वेश्चन बघितल्याबरोबर पहचान कोण तो पहचान लिहा. आलं लक्षात. अर्थात आपल्याला क्वेश्चन रीड करताना ही एक हैबिट लावायची है कि जब भी हम एमसीक्यू रीड करें, हो सकता है कि हमें हमारा एमसीक्यू देखा हुआ है, हमें उसका आंसर भी पता है, पर जब तक हम चारों ऑप्शन रीड नहीं करेंगे तब तक हमें एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करना है, सर्कल फिल नहीं करना है. चारों ऑप्शन रीड करना जरूरी है क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि हमारा प्रेडिक्टेड या हमारा देखा हुआ आंसर कुछ होता है अलग, क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट होता है और आंसर बदल जाता है. तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ना, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन फाइनल करना है. बात समझ में. और वहां पे टाइम बाउंडिंग है तो हमें ये भी इंपॉर्टेंस है कि भाई उसमें ज्यादा समय जाना नहीं चाहिए. तो वो ज्यादा समय कब नहीं जाएगा, कब हम कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, कि हमारा परफेक्शन लेवल कितना है. परफेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है. परफेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए हमें जो कंटेंट है उसको ज्यादा बार रिवाइज करना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर हुआ. तो फोटो रेस्पिरेशन इज ए पीसीओ साइकिल. उसमें ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो 2 कार्बन वाले हैं. पहला ही स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 2 कार्बन वाला होता है, इसलिए उसको C2 साइकिल भी कहते हैं. जो पहला 2 कार्बन वाला बनता है वो ग्लाइकोलेट होता है, स्टेबल प्रोडक्ट, इसलिए ग्लाइकोलाइटिक साइकिल भी कहा जाता है. सो फोटो रेस्पिरेशन, भाई समझ रहा है, फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, C2 साइकिल, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे. बात समझ में आई. इसके लिए 3 ऑर्गेनेल्स की जरूरत होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और नॉर्मल फोटोसिंथेसिस सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में पूरा हो जाता है. ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट भी है कि फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों अलग अलग प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में हो जाती है,
फोटो रेस्पिरेशन के लिए 3 ऑर्गेनेल यूज होंगे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम चलते हैं फोटो रेस्पिरेशन की दुनिया में। ओके, RUBP, दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड। हम इसको बैलेंसिंग के लिए 2 मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेंगे, 10 कार्बन हमारे पास है। अब ये RUBP एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेके, क्योंकि रूबिस को जो काम करेगा वो ऑक्सीजन इसका काम करेगा यहाँ पे, बराबर है क्या? ये ऑक्सीजन लेके ये जो RUBP है ये 2 मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाएगा। एक तो PGA मॉलिक्यूल बनेगा जिसके पास 3 कार्बन है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये चला जाएगा कहाँ पे? सिंथेटिक फेज में, केल्विन साइकिल या C4 पाथवे जो भी है उसमें। पर हम C3 प्लांट ले रहे हैं इसलिए 100% केल्विन ही है, C4 का कोई लेना देना नहीं। फोटो रेस्पिरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू C3 प्लांट्स ओनली, डोंट गेट कंफ्यूज। C4 प्लांट का, C4 पाथवे का, कैम्प पाथवे का इसमें लेना देना नहीं है, ये सिर्फ C3 प्लांट की प्रॉपर्टी है। इसीलिए C4 प्लांट्स आर मोर इफिशिएंट, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन होके CO2 लॉस हो रहा है ना। बात समझ में आई क्या? तो ये सिर्फ C3 प्लांट की प्रॉपर्टी, तो ये चला गया बाहर सिंथेटिक फेज में, तो इसका कोई टेंशन नहीं, 3 कार्बन कम से कम यूज हो रहा है। पर ये जो आगे है ग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ध्यान देना, फॉस्फोग्लाइकोलेट ये बन जाएगा 2 कार्बन वाला कंपाउंड, और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट उसका फॉस्फेट दे देगा और पहला स्टेबल प्रोडक्ट ग्लाइकोलेट बन जाएगा जिसके पास 2 कार्बन है, ये क्लोरोप्लास्ट में रिएक्शन होगी, इसी के लिए C2 साइकिल। अब ये जो ग्लाइकोलेट है इट विल एंटर इनटू पेरोक्सिसोम, ये ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में एंट्री करेगा, यानी अगली रिएक्शन ग्लाइकोलेट की किसके वहां होगी? पेरोक्सिसोम में। ये जो ग्लाइकोलेट है, दिस ग्लाइकोलेट डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, H2O2 में कन्वर्ट होगा। ये देखो 2 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन जा रहे हैं ना इधर, 2 मॉलिक्यूल, ध्यान देना अच्छी तरह से, 2 मॉलिक्यूल 4 कार्बन है, H2O2 बनेगा, और H2O2 का क्या हो जाएगा? O2 रिलीज होगा और ट्वाइस H2O बन जाएगा। देखो बैलेंस हो गया रिएक्शन। अच्छी तरह से देखना है भाई। अरे भाई, रूबिस को ऑक्सीजन लेगा, रूबिस को नहीं सॉरी, RUBP विद द हेल्प ऑफ रूबिस को विल एक्ट एज ऑक्सीजन है। टेम्परेचर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए ऑक्सीजन को लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद 5 कार्बन जो है वो 3 और 2 के फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे। ये बन गया तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बायोसिंथेसिस होगा। पर इससे परेशानी है, फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फेट जाएगा और ग्लाइकोलेट बन जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट में हुआ। अब ये ग्लाइकोलेट इधर पेरोक्सिसोम में आगे काम करेगा। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट जो है उसका H2O2 बन गया, अब ऑक्सीजन यहाँ पे रेडी हो गया। पहला ऑक्सीजन बाहर वाले से आया, अब इस ऑक्सीजन की क्या चटनी डालेंगे? अब ये भी ऑक्सीजन कोई तो भी लेगा, इसलिए 2 बार ऑक्सीजनेशन, 2 बार ऑक्सीजन लिया जाएगा। जब वहां पे 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ था, यहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन फिक्स हो गया। अरे भाई समझ रहे? पहले ऑक्सीजन किसने फिक्स किया? RUBP ने। एक माइक्रो पॉइंट समझ रहे? अब ये जो ग्लाइकोलेट है, इस ग्लाइकोलेट से ये बना और ग्लायोक्सिलेट बना, ग्लायोक्सिलेट ये इसी में बन गया, फिर ऑक्सीसोम में बन गया ग्लायोक्सिलेट। और ग्लायोक्सिलेट बनने के लिए ये ऑक्सीजन का यूज हुआ, यानी सेकंड ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया। बात समझ में आई? ये मैडम को नहीं समझ, कुछ न समझने जैसी कोई बात नहीं। पहली बात तो ऐसा कि ये NCERT में दिया हुआ नहीं है, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है, पर फिर भी हमें रिएक्शन समझ में आनी चाहिए, इसलिए करवा लेते हैं। रूबिस्को ने ऑक्सीजनेशन किया, RUBP से बन गया, ग्लाइकोलेट इधर एंट्री किया, ग्लाइकोलेट से ग्लायोक्सिलेट, और इस तरह से रिएक्शन बन गई। अब ये जो ग्लायोक्सिलेट है, ग्लायोक्सिलेट ये भी कितना कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल, यानी 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल चल रहे हैं, इसलिए C2 साइकिल चल रहा है। समझ रहे हैं क्या? अब ये जो ग्लायोक्सिलेट है, इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ या ग्लूटामेट के साथ, अमाइनो ग्रुप, ग्लूटामेट, NH3 ग्रुप, NH3 या NH2 ग्रुप बोल लीजिए, ग्लूटामेट, इसके साथ इसकी रिएक्शन होके पेरोक्सिसोम में ग्लाइसिन बनेगा। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है,
इसके पास भी 2 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल है। ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बना? ग्लाइसिन। इसको लर्न कैसे करेंगे? देखो सिंपल है। सबसे पहले फॉस्फोग्लाइकोलेट, फिर ग्लाइकोलेट, फिर ग्लाइऑक्सिलेट, फिर ग्लाइसिन। बस ऐसे ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा ऐसा चिंता का विषय नहीं। अब ये जो ग्लाइसिन है इसको माइटोकॉन्ड्रिया पिकअप करेगा। ग्लाइसिन विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू सेरीन। ग्लाइसिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अब ग्लाइसिन के पास यहाँ पे कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? हमारे पास 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अमाइनो ग्रुप भी ऐड हुआ है उसमें। ग्लाइऑक्सिलेट था, अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ उसमें, ग्लूटामेट से उसकी रिएक्शन हुई। अब ये मत पूछना कि ग्लूटामेट कहाँ से आया, ये हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए हम उसके बाल की खाल नहीं निकालेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? हम सिर्फ डिस्कशन क्या कर रहे हैं? ग्लाइऑक्सिलेट में अमोनिया ग्रुप या अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन गया पेरोक्सिसोम। अरे भाई, अब ये जो ग्लाइसिन बना है ये माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद इस ग्लाइसिन के जो 4 कार्बन हैं उसमें से 3 कार्बन वाला सेरीन बन जाएगा। अब देखो 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल अलग अलग है, these are 2 different glycine molecules ना, they merge into each other। वो जो 4 कार्बन दो कार्बन वाले ग्रुप है वो मर्ज हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि 4 कार्बन थे, हमें प्रोडक्ट कितना मिला? 3 कार्बन वाला। इसका मतलब यहाँ से 1 कार्बन उड़नछू हुआ, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया और वो सीधा हवा में मिक्स हो गया, तो हो गया लॉस। एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यूज होना चाहिए था, तो 4 कार्बन में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। अरे भाई समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है तो बोलते जाओ। तो ग्लाइसिन जो है अमाइनो एसिड, उस अमाइनो एसिड में से एक CO2 चला गया, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। इसमें से अमाइनो ग्रुप, अमोनिया ग्रुप भी निकलेगा, NH3 ग्रुप जो यहाँ पे ऐड हुआ था, NH3 ग्रुप जो ऐड हुआ था वो यहाँ पे वो भी निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इसका क्या हुआ? अरे भाई कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 ऐड होना, डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 बाहर जाना, डीअमाइनेशन। और ये रिड्यूस भी होगा, ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस नहीं होगा, क्या होगा? ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट NADPH+H+ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका उल्टा NAD+, NADP+ या NAD+, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो NADP+ का NADH हो गया। बात समझ में है क्या? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कौन है? अरे हमने देखा है ना पिछले सारे साइकिल में हम ऐसा लिखते थे, या हाइड्रोजन देता था ना, मैलेट भी हाइड्रोजिनेज वगैरह। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, ध्यान देना है अच्छी तरह से। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, डीअमाइनेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और ये सेरीन में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया। फिर से एक बार, RUBP, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, ग्लाइसिन, RUBP, ग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से सेरीन। समझे क्या? फिर से एक बार, RUBP ऑक्सीजन लेगा, PGA और ग्लाइकोलेट बनाएगा, ग्लाइकोलेट जो है फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, उससे फॉस्फेट निकल जाएगा, ग्लाइकोलेट रहेगा। ये क्लोरोप्लास्ट में हुआ, क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट जाएगा पेरोक्सिसोम में, ग्लाइकोलेट का क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा। ग्लाइऑक्सिलेट भी 2 कार्बन वाला है, उसमें अमाइनो ग्रुप ऐड होगा, ग्लूटामेट से रिएक्शन होगी और उससे बनेगा ग्लाइसिन। ये अमाइनो एसिड है, ये ग्लाइसिन एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीअमाइनेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और 3 कार्बन वाला सेरीन बनेगा। अब ये सेरीन एंट्री करेगा फिर से पेरोक्सिसोम में। बात समझ में आई? सेरीन एंटर्स इनटू, सेरीन भी अमाइनो एसिड है, उसमें और अमाइनो ग्रुप है, प्रेजेंट है। ये सेरीन जो है इससे अमाइनो ग्रुप फिर से निकल जाएगा, इससे और एक अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा। अरे भाई यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए, एक तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 थे ना,
तो एक तो चला गया, अब दूसरे को भी निकालना है, निकाल दिया। और ये जो सेरीन है ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरेट। बात समझ में आई? ग्लिसरेट किसमें बना? पेरोक्सिसोम में बना। और ये ग्लिसरेट एंटर्स इनटू क्या? क्लोरोप्लास्ट। हियर इट गेट्स फॉस्फोरिलेटेड टू फॉर्म, इट गेट्स फॉस्फोरिलेटेड, इसका फॉस्फेट मिल गया उसको, तो पीजीए में कन्वर्ट हुआ। एक बार पीजीए में तीनों कार्बन चले गए तो वो सिंथेसिस में निकल जाएंगे। तो 3 कार्बन तो सेव हो गया ना, 75% सेविंग हो गया ना। दिस इज फोटोरेस्पिरेशन। देखो भाई, एक बार मैं फिर से साइकिल रीराइट करता हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह से परफेक्शन हो जाए। नीट का सबसे जो स्कोरिंग का विषय है वो ये है कि आपका हाई लेवल ऑफ परफेक्शन होना चाहिए। आपने कितना ज्यादा पढ़ा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो कंटेंट है वो आपने कितनी ज्यादा बार पढ़ा है ये उससे समझ में आ जाएगा। परफेक्शन देखो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया 3 है। RuBP accepts atmospheric oxygen with the help of Rubisco to form PGA 3 carbon compound and phosphoglycolate। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है ये। फॉस्फोग्लाइकोलेट, हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और ये इमीडिएटली इसका फॉस्फेट छोड़ देगा और ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है। तो 4 कार्बन है ये। अब ये क्लोरोप्लास्ट में से ग्लाइकोलेट से क्या बनेगा? ग्लायोक्सिलेट। ग्लायोक्सिलेट ये भी 2 कार्बन वाला है, 2 मॉलिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन और वाटर बन जाएगा। बात समझ में आई? ये ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन यानी इसने ऑक्सीजन लिया, ग्लाइकोलेट ने ऑक्सीजन लेने के बाद ये हुआ। बात समझ में आई क्या? ये ऑक्सीजन फिर से इसको ऐड होके ये बना है। अरे भाई रिपीटेशन हो रहा है ना बार बार। ग्लायोक्सिलेट जो है ये ग्लूटामेट या अमाइनो एसिड से मिक्स होके ग्लाइसिन बना देगा। ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन है, अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ इसमें। अब ये ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये अमोनिया देगा, निकाल देगा डीअमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन हुआ। समझे क्या? ऑक्सीडेशन हुआ और इसने बना दिया सेरीन। जो 3 कार्बन वाला है, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन थे, 1 कार्बन एटमॉस्फेयर में चला गया, 3 कार्बन वाला सेरीन बना। सेरीन इधर आया, ग्लिसरेट बनाया। ग्लिसरेट कैसे बना? तो देखो ये अमाइनो एसिड है, ये एसिड है, एसिड ये अमाइनो एसिड है, दिस इज ओनली एसिड। ये कब पॉसिबल है? जब ये अमाइनो ग्रुप निकाल देगा तब। तो यहाँ से अमाइनो ग्रुप गया, ग्लिसरेट बना, ये सब पेरोक्सिसोम में हुआ, ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में आया और क्लोरोप्लास्ट में आने के बाद उसका फॉस्फोरिलेशन हुआ, फॉस्फोरिलेशन हुआ और उसने क्या बना दिया? तो इसके पास 3 कार्बन है, देखो पीजीए भी 3 कार्बन वाला, ग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट। बात समझ में आई? दिस इज फोटोरेस्पिरेशन। बोलो भाई, कुछ परेशानी? अरे कुछ परेशानी है क्या? यस, अब डाउट बोलो। हाँ यस। ग्लाइकोलेटचा आधी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। ग्लाइकोलेट से पहले ये बनेगा, बराबर। एक रिएक्शन होगी जिससे ये बन जाएगा, समझ रहे? फिर ग्लाइकोलेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ग्लायोक्सिलेट। बात समझ में आई? ये फर्स्ट रिएक्शन होगी, उसके बाद ये बनेगा। आणि मग ग्लायोक्सिलेट ग्लायसिन कसं बनलं? ग्लायोक्सिलेट जो है वो अमाइनो ग्रुप से रिएक्ट होगा जो वहां पे प्रेजेंट है। क्यों आया, कहां से आया, इसका हमें डिस्कशन नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है ग्लायोक्सिलेट reacts with amino group to form खत्म, बराबर है? Glycine enters into mitochondria where it gets deaminated, decarboxylated, oxidized into serine amino group. ये serine when enters into peroxisome releases its amino group and becomes glycerate acid, बराबर है?
glycerate enters into chloroplast again where it gets phosphorylated to form phosphoglyceric acid. So the total saving is 75%. 3 कार्बन बच गए ना, एक ही गया 4 में से, तो 25% लॉस हुआ. क्लियर हुआ क्या? यस. सर यहाँ पे आपने बोला कि 4 कार्बन है ग्लाइकोलेट, और मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे भी 4 कार्बन में से 3 इधर निकल के एक एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ, तो ग्लाइकोलेट से भी तो बन सकता था ना डायरेक्ट ही कार्बन वाला. ये रिएक्शन इस तरह से होती है. कैसे सेविंग हो रहा है तेल का, तो इस तरह से सेव हो रहा है. क्लियर हुआ? हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता तो क्या होता.